हेलो दोस्तों। मार्च क्वार्टर इंडियन ज्वेलरी के लिए देखने में तो बहुत स्ट्रांग रहा। टाइटन, जो देश का सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर है, उसकी कंसोलिडेटेड इनकम फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर से 80% बढ़ी। कल्याण 66% बढ़ा। पीएन गडगिल ने अपना रेवेन्यू को दुगने से भी ज्यादा कर दिया। अगर आपको लगता था कि सोने की बढ़ती कीमतें ज्वेलरी बेचना मुश्किल कर देंगी, तो आप गलत थे। इन तीनों कंपनीज के सेल्स फिगर्स पहले से बहुत बेहतर थे, या शायद ऐसा नहीं था। रेवेन्यू नंबर्स के नीचे देखें तो आपको तीनों कंपनीज एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखेंगी। टाइटन का ग्रॉस मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट से गिर गया। पीएन गडगिल के ग्रॉस मार्जिन भी 230 बेसिस पॉइंट्स कम हुए। दूसरी तरफ कल्याण ने अपने नंबर्स को डिफेंड कर लिया। तीनों कंपनीज ने भले ही एक जैसी बिजनेस कंडीशन शेयर की हो, पर उनके बिजनेसेस ने तीन बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस फेस किए। ये डाइवर्जेंस इंटरेस्टिंग है। ये बताता है कि ये कंपनीज असलियत में एक दूसरे से कितनी अलग हैं, जो एक ऐसी बात है जो किसी नॉर्मल क्वार्टर में साफ साफ शायद ना दिख पाए। आगे चलकर ये फर्क और भी मायने रखेंगे, अब जबकि सरकार ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पे इंपोर्ट ड्यूटीज को दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम ज्वेलरी सेक्टर के फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्टर के प्लेयर्स के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इन प्लेयर्स के बिजनेसेस को और अच्छे से समझेंगे। एंड में हम इस सेक्टर में कस्टम्स ड्यूटी के चेंज का इम्पैक्ट भी देखेंगे। मैं हूं आपका हुसदेव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सेक्टर के प्लेयर्स ने क्या रिपोर्ट किया। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट स्केल के हिसाब से देखें तो टाइटन का क्वार्टर बहुत अच्छा रहा। इसका कंसोलिडेटेड टोटल इनकम लगभग 27,100 करोड़ रुपीस था, जो ईयर ऑन ईयर 80% बढ़ा है। इसमें से कुछ हिस्सा बुलियन और डिजिटल गोल्ड से आया। अगर आप उसे निकाल भी दें तो भी इसका अंडरलाइंग इनकम 20,300 करोड़ रुपीस बनता है, जो अब भी 46% बढ़ा है। इसका नेट प्रॉफिट लगभग 1,180 करोड़ रुपीस पर 35% बढ़ा। लेकिन ये किसी भी तरह से एक नॉर्मल क्वार्टर नहीं था। टाइटन का बुलियन बिजनेस अब बहुत बड़ा हो चुका है। स्टैंडअलोन बुलियन सेल्स पिछले साल के Q4 के 860 करोड़ रुपीस से बढ़कर इस क्वार्टर 6,140 करोड़ रुपीस हो गए। मतलब अकेले एक साल में 7 गुना से ज्यादा की ग्रोथ। असल में बुलियन ने इस साल टाइटन के स्टैंडअलोन ज्वेलरी रेवेन्यू का 1/4 से ज्यादा हिस्सा बनाया, लेकिन बुलियन में लगभग कोई मार्जिन नहीं होता। और जैसे ही टाइटन ने बुलियन सेल्स को बढ़ाया, इसके ग्रॉस मार्जिन पिछले साल के मुकाबले पूरे 600 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। वहीं इसका ज्वेलरी बिजनेस टिका रहा, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 1,820 करोड़ रुपीस तक पहुंचे, जो पिछले साल से लगभग 37% बेहतर है। लेकिन उन्होंने जिस तरह की ज्वेलरी बेची उसमें थोड़ा चेंज आया, जहां स्टडेड ज्वेलरी का शेयर 34% से गिरकर 31% हो गया। पीएन गडगिल और भी तेजी से बढ़ा। क्वार्टर के लिए इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा, जो साल भर में 123% बढ़ा है। इस बीच इसका नेट प्रॉफिट 90 करोड़ रुपीस आया, जो ईयर ऑन ईयर 46% बढ़ा है। और फिर भी मार्केट को इसके रिजल्ट्स पसंद नहीं आए, और जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन स्टॉक गिर गया। प्रॉब्लम इसके मार्जिन में थी। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन एक साल पहले के 12% से गिरकर 9.7% हो गया। मतलब एक साल के अंदर 230 बेसिस पॉइंट्स का कंप्रेशन। असल में अभी पिछले दिसंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने 171 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था, जो पिछले क्वार्टर से लगभग दुगना था, कम रेवेन्यू होने के बावजूद। ये मिस इतना सीरियस था कि पीएनजी ने रिजल्ट्स आने के अगले दिन स्टॉक एक्सचेंजेस के पास एक अलग क्लैरिफिकेशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर बताया कि उनके मार्जिन इतने क्यों गिरे। इन तीनों में सबसे साफ क्वार्टर कल्याण का रहा। इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 10,300 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर से 66% ज्यादा है। इसका नेट प्रॉफिट 410 करोड़ रुपीस पर पिछले साल से दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसके मार्जिन्स इसे इसके दोनों पीयर से अलग बनाती है, क्योंकि ये स्टेबल थे। असल में इसके EBITDA मार्जिन 6.5% से बढ़कर 7.2% हो गए। कंपनी के अलग अलग स्टोर्स का एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा था, जहां सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पिछले साल से 47% बढ़ी। इस ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा साउथ इंडिया के बाहर से आया, और इसके नॉन साउथ स्टोर्स अब इसके बिजनेस का 60% हिस्सा हैं। चलिए अब इन रिजल्ट्स के अलावा कंपनीज के बिजनेसेस पर फोकस करते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ये क्वार्टर चेंज का था। इन तीनों बिजनेसेस में स्ट्रक्चरली कुछ अलग था, जिसने उनके नंबर्स को बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में भेजा। इसमें थोड़ा गहराई से देखें तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आता है। ज्वेलरी रिटेल असल में कोई एक बिजनेस नहीं है, बल्कि 3 बिजनेसेस हैं। एक ज्वेलर आमतौर पर जो सोना बेचता है उस पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। वो जो सोना यूज करते हैं वो उनके पास से लगभग कॉस्ट पर ही निकल जाता है। मतलब ये जिस मार्केट रेट पर गोल्ड खरीदते हैं उसी मार्केट रेट पर बेच भी देते हैं। उनका पैसा इस बात से आता है कि वो बीच में उस सोने को कैसे बदलते हैं।
एक ज्वेलर चाहे तो बस बार्स और कॉइन्स बेच सकता है, पर इसकी इकोनॉमिक्स काफ़ी मुश्किल होती है। कस्टमर जो प्राइस पे करता है वो स्पॉट प्राइस के बहुत पास होता है, जिससे रिटेलर के पास ½ या शायद 1% तक का स्प्रेड या मार्जिन बचता है। उन्हें ना तो क्राफ्ट्समैनशिप का पैसा लेने मिलता है और ना डिज़ाइन का, और इसीलिए कोई मेकिंग चार्जेस इसमें नहीं होते। वो बेसिक रूप में एक बुलियन इंटरमीडियरी हैं। इससे एक लेयर ऊपर एक ज्वेलर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बेच सकता है, मतलब बिना किसी स्टोन्स के चेन्स या प्लेन बैंगल्स या सिंपल नेकलेसेस और ऐसी ही चीज़ें। ये सोने की वैल्यू पर लगभग 6 to 15% का एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज जोड़ता है। उन्हें ब्रांड प्रीमियम और वेस्टेज अलाउंस का भी पैसा मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ ग्रॉस मार्जिन 12 to 13% की रेंज में आता है। आखिर में आती है स्टडेड ज्वेलरी, या वो पीसेस जिनमें डायमंड्स या दूसरे स्टोन्स लगे होते हैं। डायमंड का अपना अलग मार्कअप होता है। गोल्ड कंपोनेंट पर अभी मेकिंग चार्जेस मिलते हैं और डिज़ाइन प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है। एक हैवी स्टडेड मिक्स पर ग्रॉस मार्जिन मिड 30% तक जा सकते हैं। तो ये तीनों काम करने के हिसाब से एक ही कंपनी में 3 अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, जिनकी डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती है। अगर आपको ये पता हो कि एक ज्वेलर इसमें से क्या और कितनी मात्रा में बेच रहा है, तो उनके मार्जिन्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे पिछले क्वार्टर पीएन गडगिल की बुलियन सेल्स रेवेन्यू के 28% से बढ़कर 40% हो गई। रेवेन्यू के हर एक रुपए में इस बढ़े हुए शेयर की वजह से उनके मार्जिन्स लगभग 12% से गिरकर 0 हो गए। टाइटन ने भी ऐसा ही कंप्रेशन देखा। उनके कम मार्जिन सीधे तौर पर इसी शिफ्ट की वजह से हैं। लेकिन ये मिक्स इतनी तेजी से बदला क्यों? देखो, जब गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ती हैं तो कस्टमर्स का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। जैसे कल्याण के मैनेजमेंट ने बताया, सोना महंगा होने पर लोग अपना बजट नहीं बढ़ाते, इसके बजाय वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वो सोने की क्वांटिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि डिज़ाइन पर खर्च कम कर देते हैं। एक कस्टमर जो चेन खरीदने आया था, हो सकता है वो कॉइन लेकर ही चला जाए। तो एक ऐसे क्वार्टर में जहां गोल्ड प्राइसेस 60% बढ़ गई, ये हर जगह दिख रहा था। तब हर कंपनी के सामने सवाल ये था कि वो इस ट्रेंड के साथ चलेंगे या नहीं। टाइटन और पीएन गडगिल ने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया और अपनी बुलियन सेल्स को काफ़ी बढ़ने दिया। कल्याण ने ऐसा नहीं किया, जैसा उसके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी बताया। असल में कल्याण ने अपने हाई मार्जिन स्टडेड ज्वेलरी बिजनेस पे फोकस किया। इसका स्टडेड का शेयर लगभग 31.2% पर ही फ्लैट रहा, जबकि टाइटन का 34% से गिरकर 31% हो गया। भले ही हमारे पास पीएन गडगिल के ईयर ऑन ईयर नंबर्स नहीं है, पर सिक्वेंशली उनका स्टडेड रेशियो दिसंबर क्वार्टर के 8.2% से गिरकर पिछले क्वार्टर 7.3% हो गया। अब ये था गोल्ड का डिमांड साइड, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ भी हो रही है। इंडियन ज्वेलरी जहाँ से सोर्स होती है, उस रास्ते को फिर से बदला जा रहा है। एक ज्वेलर को 3 तरीकों से गोल्ड मिल सकता है। वो कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी पे करके और फॉरेन एक्सचेंज रेट से डील करके इसे बैंक्स के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। वो इसे गोल्ड मेटल लोन के थ्रू बोरो कर सकते हैं, जहां बैंक 6 से 9 महीने के लिए फिजिकल गोल्ड उधार देता है, जो पैसों के लोन के कंपैरिजन में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। या फिर वो इसे कस्टमर्स से खरीद सकते हैं एक ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए। ये तीसरा तरीका यानी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज हमेशा सबसे सस्ता होता है। तीनों कंपनीज गोल्ड एक्सचेंज को अलग अलग तरीके से देखती हैं। टाइटन का रास्ता यूजुअली सबसे अग्रेसिव होता है। इस क्वार्टर उनका एक्सचेंज प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि कस्टमर्स उनके मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत से ज़्यादा पुराना सोना लेकर आ गए। उस बचे हुए सोने को बुलियन में बदल दिया गया, और यही एक वजह थी जिसके कारण उनकी बुलियन सेल्स 7 गुना बढ़ गई। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोना खरीद लिया और वो उसे अपनी इन्वेंट्री में नहीं रखना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएन गडगिल अपने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पर और भी ज़्यादा जोर दे रहा है, जिसे वो अगले साल की स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट बना रहा है। पुराना सोना पहले से ही पीएनजी के बिजनेस का 40% है। इसका मैनेजमेंट उस नंबर को अपने सुवर्ण भारत नाम के एक प्रोग्राम के थ्रू 50% से ऊपर ले जाना चाहता है। कंपनी ने इस स्ट्रैटेजी को रीसेंट इंपोर्ट ड्यूटी हाइक के बाद अनाउंस किया और कहा कि ड्यूटी हाइक से उनके मार्जिन्स को मदद मिलेगी, क्योंकि कस्टमर्स ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू नई ज्वेलरी खरीदने की तरफ शिफ्ट होंगे। इसे एक कस्टमर के एंगल से सोचो। अगर किसी की इस साल शादी होने वाली है, वो शोरूम में शायद उसी बजट के साथ जाए जो बजट उसने पिछले साल सेट किया था, मगर तब से लेकर अब तक सोना 60% महंगा हो चुका है। उसके पैसे अब बहुत कम मेटल खरीद सकते हैं। एक्सचेंज अब सबसे अच्छे सॉल्यूशंस में से एक है। वो पुराने या एंसेस्ट्रल पीसेस ला सकते हैं जिनकी वैल्यू स्पॉट प्राइसेस के पास लगाई जाती है, और उसे नए पीसेस पर सिर्फ मेकिंग चार्जेस देने की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। रिटेलर को सस्ता सोना मिल जाता है, जबकि कस्टमर्स अपनी सोची हुई खरीदारी पूरी कर पाते हैं। एक बड़े लेवल पर देखें तो एक्सचेंज इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ भी लाता है। गोल्ड इंपोर्ट की वजह से हमारे इंपोर्ट बिल्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है,
जबकि इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास लगभग 25 to 30,000 टन सोना पड़ा हुआ है। एक अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम सप्लाई का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। इन नंबर्स में एक आखिरी मिस्ट्री है कि अगर गोल्ड प्राइसेस इतनी बढ़ रही थी तो इस क्वार्टर सेल्स भी इतने ज़्यादा क्यों बढ़े। जैसे टाइटन ने लगातार 9 महीने फ्लैट नंबर्स के बाद Q4 में 8% की बायर ग्रोथ रिपोर्ट की, लेकिन ये उतनी अच्छी बात नहीं है जितनी लग रही है। ये एक वन टाइम इवेंट की वजह से हो सकता है। जैसे जो बायर्स पिछले काफ़ी वक्त से प्राइसेस कम होने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार खरीदारी कर ली हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कई लोगों ने शादी की खरीदारी पहले ही कर ली होगी, इस डर से कि प्राइसेस और ना बढ़ जाएं। कल्याण के इतने बड़े सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पीछे एक और इंटरेस्टिंग कारण है। हम अभी अधिक मास में हैं। ये एक ऐसा महीना है जो ट्रेडिशनल रूप से शादी की डिमांड को कम कर देता है। इस वजह से कई लोगों ने अपनी खरीदारी पहले ही कर ली होगी। उसी तरह पीएन गडगिल का मैनेजमेंट अपने 86% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का कारण एक साथ किए गए कई प्रमोशनल इवेंट्स बताता है। अब उनके कारण भले ही अलग हों, पर इस सब का रिजल्ट एक ही है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये Q4 के नंबर्स एक्चुअली स्ट्रक्चरल थे या हालत जल्दी बदल जाने वाले हैं। लेकिन आने वाला वक्त और भी अनसर्टेन है। हाल ही में इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। 13 मई को गवर्नमेंट ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सिल्वर इंपोर्ट्स में भी ऐसा ही चेंज देखा गया। ये इस सेक्टर में सालों में हुई सबसे बड़ी सिंगल ड्यूटी हाइक्स में से एक है। इस न्यूज़ के बाद तीनों स्टॉक्स तुरंत गिर गए। लेकिन इस चेंज का तीनों प्लेयर्स पे इम्पैक्ट काफ़ी अलग है। टाइटन इस चेंज से डील करने के लिए सबसे बेहतर हालत में लगता है। जैसा उनके मैनेजमेंट ने बताया, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम देश में सबसे बड़ा है और इसके पास दूसरे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसका बड़ा स्केल जो इसे एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो इसके पीयर्स के पास नहीं है। कल्याण के पास भी थोड़ा स्ट्रक्चरल फ़ायदा है। वो गोल्ड मेटल लोन के थ्रू काफ़ी प्रोक्योरमेंट करते हैं, जबकि अपनी ज़्यादातर प्राइस एक्सपोजर को हेज करके रखते हैं। उनके ज़्यादातर स्टोर्स फ्रेंचाइजीज के पास हैं, जिन्हें वर्किंग कैपिटल के प्रेशर के एक हिस्से से डील करना पड़ सकता है। पीएनजी पर शॉर्ट रन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा हमने पहले बताया, अभी के लिए उनका मैनेजमेंट बेट लगा रहा है कि ड्यूटी हाइक से उनके मार्जिन्स को मदद मिलेगी, क्योंकि ये कस्टमर्स को बुलियन खरीदने से दूर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इन बिजनेसेस के चैलेंजेस स्ट्रक्चरल हैं या ये अगले क्वार्टर तक बदल जाएंगे? आप इंडियन ज्वेलरी सेक्टर से आने वाले क्वार्टर में कैसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।